हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म वेद स्टडी ग्रुप पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं साइंस एटम बम सीरीज के अंतर्गत फिजिक्स का एटम बम। फिजिक्स का पहला चैप्टर हमारा क्या होगा? फिजिक्स का पहला चैप्टर होगा हमारा गतिकी या गति के नियम। परंतु उससे पहले सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा यूनिट एंड डायमेंशन और गतिकी या काइनेमेटिक्स। तो पहला चैप्टर है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन अर्थात इकाई और परिमाप। इकाई और परिमाप की बात करें तो यूनिट क्या होता है? कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहले हम बात करें यूनिट की, तो कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम, जो भौतिकी के नियम को फॉलो करता हो और उसे जब हम किसी उसी राशि के या उसी क्वांटिटी के एक स्टैंडर्ड यूनिट के आधार पर या स्टैंडर्ड माप के आधार पर उसका जब हम निरूपण करते हैं तो उसको हम यूनिट कहते हैं। जैसे जैसे हम मास को या द्रव्यमान को किसमें करते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट है किलोग्राम। उसी प्रकार लंबाई को हम मीटर में नापते हैं, एक स्टैंडर्ड नाप है उसका मीटर। और समय को किसमें हम मापते हैं? समय का यूनिट क्या होता है? सेकंड या मिनट या घंटा, एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है। तो यूनिट की हम बात करें तो यूनिट जो है बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। तीन पद्धति थी उसकी, सीजीएस पद्धति, सेल्सियस, सीजीएस सिस्टम। एक है हमारा एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड। और फिर हमारा है एमकेएस। ये तीन पद्धति है। इसको हम कहते हैं मीटर, किलोग्राम और सेकेंड सिस्टम। ये था हमारा फुट, पाउंड और सेकेंड। यहां था हमारा सीजीएस सिस्टम। सेल्सियस, ग्राम और सेकेंड सिस्टम। तो यही जो एमकेएस सिस्टम है, इसी को आगे चलकर एसआई यूनिट के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। तो अब हम जितने भी यूनिट की बात करेंगे वो सारे जो है एसआई यूनिट होंगे। किसी भी हम फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट की बात करेंगे जब भी, तो वो एसआई यूनिट की बात होगी। तो आइए एमसीक्यू के फॉर्म में हम यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को कवर करते हैं दोस्तों। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन के राइट साइड में है हमारा। पहला सवाल हमारा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, या कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? कार्य के मात्रक की हम बात करें, कार्य या वर्क, वर्क होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क के परिभाषा होती है दूरी, बल और जो है विस्थापन का गुणनफल जो है वर्क कहलाता है। इसका एसआई यूनिट होता है जूल। क्या होता है इसका एसआई यूनिट? ऑप्शन देखिए, हमारा पहला ऑप्शन है हमारा पहले सवाल का जूल। तो सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी था न्यूटन। न्यूटन बल का एसआई मात्रक होता है। वाट जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। वाट जो है विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है। और फिर हम अगला सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट द्वारा वैक्यूम में या निर्वात में एक वर्ष में जो दूरी तय की जाती है उसको हम लाइट ईयर कहते हैं, 1 लाइट ईयर कहते हैं। तो यह किसका मात्रक है? दूरी का। जैसे किलोग्राम में हम मापते हैं उसी प्रकार प्रकाश द्वारा जो एक वर्ष में दूरी तय की जाती है निर्वात में, उसको हम प्रकाश ईयर कहते हैं। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हुआ हमारा दूरी का। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर
यूनिट की बात करें तो यूनिट दो टाइप के होते हैं। यूनिट दो प्रकार के होते हैं, एक है हमारा फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट ऐसा यूनिट होता है जो अन्य राशियों से, अन्य फिजिकल क्वांटिटी से स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। वहीं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी या डेराइव्ड यूनिट क्या होता है, जिसको हम अन्य फंडामेंटल यूनिट से डेराइव करते हैं। जैसे जूल भी क्या था, हमारा डेराइव्ड यूनिट था, कार्य का जो मात्रक है, ऐसा ही मात्र यूनिट जूल, वह डेराइव किया गया है किससे, वर्क क्या था हमारा, वर्क बराबर एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो बल और दूरी, दूरी स्वतंत्र इकाई है परंतु बल जो है न्यूटन मीटर, यह जो क्या था डिराइव्ड है, तो डिराइव्ड यूनिट होता है यह। इसी प्रकार एम्पियर है। फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो फंडामेंटल यूनिट 7 है। इसको आप देख सकते हैं कौन कौन से 7 फंडामेंटल यूनिट है। तो जैसे दूरी का फंडामेंटल यूनिट है, दूरी का, डिस्टेंस का किलोग्राम, मास का या द्रव्यमान का है हमारा, सॉरी मास का है हमारा, द्रव्यमान का किलोग्राम, दूरी का हमारा किलोमीटर या मीटर, ऐसा यूनिट है मीटर। समय की बात करें तो उसका सेकंड है ऐसा यूनिट। अगले सवाल पे आते हैं हम, एम्पियर किसका मात्रक है। एम्पियर जो है, ऑप्शन से देखें लाइट इंटेंसिटी, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक करंट, और ऑप्शन डी मैग्नेटिक फील्ड। तो एम्पियर जो है वह विद्युत धारा का या इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट है, और यह एक इंडिपेंडेंट यूनिट है या फंडामेंटल यूनिट का एग्जांपल है। अगला हमारा है पारसेक। पारसेक इज अ यूनिट ऑफ, पारसेक जो है किसकी इकाई है। ऑप्शन ए समय की, ऑप्शन बी दूरी की। यह सवाल दोस्तों मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप ऑप्शन को छोड़ दीजिए। पारसेक देखें हम, पारसेक लाइट ईयर देखा था हमने, वह दूरी का मात्रक है। उसी प्रकार पारसेक जो है, पारसेक भी दूरी की इकाई है। खगोलीय दूरी या अंतरिक्ष में जो दूरी मापा जाता है, खगोलीय दूरी को मापते हैं हम किस में, पारसेक में। खगोलीय दूरी मापा जाता है, पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे लंबी इकाई है। पारसेक दूरी मापने की सबसे लंबी इकाई है। यह भी एग्जामों में पूछा जाता है कई बार, सबसे लंबी इकाई है, सबसे लंबी यूनिट। अगला हम आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यह भी प्रश्न जो है मिस टाइप हो गया है, टाइप करने में मिस्टेक किया गया है। लुमिनस इंटेंसिटी की बात हो रही है, लुमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी या प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता की का ऐसा यूनिट क्या होता है, या यूनिट क्या है। प्रकाश की तीव्रता का यूनिट है कैंडेला, जिसको हम सीडी से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता या ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडेला। यह भी एक फंडामेंटल यूनिट है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स में से एक यह भी है। अगले सवाल पे आते हैं, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का डेफिनेशन क्या होता है, सबसे पहले प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं हम, दाब कहते हैं। दाब या प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। इसका यूनिट है पास्कल। का यूनिट क्या है, पास्कल। तो देखिए आप
ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए है पास्कल, ऑप्शन बी डायन, ऑप्शन सी अर्ग और ऑप्शन डी जूल। जूल किसका मात्रक होता है? जूल मात्रक होता है कार्य का, और ऊर्जा का, एनर्जी का मात्रक भी जूल होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है। अगले हम 7th क्वेश्चन की बात करें, कैंडेला इज द यूनिट ऑफ। कैंडेला अभी हमने देखा कैंडेला किसका यूनिट है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का या लाइट इंटेंसिटी का? ऑप्शन डी। इसी प्रकार 8th क्वेश्चन पे आ जाइए, 8वें सवाल का, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस इज इन एसआई मेथड। एसआई यूनिट क्या होता है? लेंस के पावर का। लेंस का प्रयोग विभिन्न, पहले तो जो है हम मानव नेत्र की जो विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे दूर की वस्तुएं नहीं दिखती या पास की वस्तुएं नहीं दिखती है, उसको सुधारने के लिए हम लेंस का प्रयोग करते हैं। कैमरे में लेंस का प्रयोग होता है, और लेंस का प्रयोग विभिन्न प्रकार के जो है उपकरणों को बनाने में किया जाता है। तो लेंस की शक्ति या पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस पी से डिनोट किया जाता है। इसको पी से इसको डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/f, अर्थात 1/f क्या? यह फोकल दूरी है, फोकस की दूरी है, 1/f। इसका यूनिट होता है डायोप्टर। डायोप्टर इसका ऐसा यूनिट होता है। डायोप्टर इसका ऐसा यूनिट है। इसके बाद 9वें सवाल पे है। 9वां सवाल क्या कह रहा है हमको? डेसिबल। डेसिबल में क्या मापते हैं? डेसिबल इज यूज्ड टू मेजर। ऑप्शन ए खून का हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी पेशाब में शक्कर की मात्रा या यूरिन शुगर, साउंड इन द एटमॉस्फेयर वातावरण में ध्वनि, और पार्टिकल्स इन एयर। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, वातावरण में ध्वनि। डेसिबल में हम वातावरण में या एनवायरमेंट में जो ध्वनि की तीव्रता है, कोई भी ध्वनि तीव्र है या मंद है, इसका माप हम डेसिबल में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन एक सदिश राशियां है? फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स में जब हम देखते हैं कोई भी भौतिक राशियां, तो दो प्रकार की होती है, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। स्केलर में सिर्फ डायमेंशन की या परिमाप की बात होती है, जबकि वेक्टर में डायरेक्शन या परिमाप के साथ साथ क्या होता है? डायरेक्शन में मेजर किया जाता है। स्केलर में क्या करते हैं हम? सिर्फ क्वांटिटी या परिमाप को दिखाते हैं, मापते हैं या दर्शाते हैं, और वेक्टर में परिमाप के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, क्वांटिटी के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है? उसमें डायरेक्शन भी होता है। परिमाप को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो अब देखें हम ऑप्शन, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं या वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? ऑप्शन ए हमारा मोमेंटम। मोमेंटम पहले भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, यह दो प्रकार की होती हैं, स्केलर और दूसरा वेक्टर। इसमें क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड होता है, और इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। जैसे एग्जाम्पल देखें तो मास या द्रव्यमान, स्पीड, डिस्टेंस, ये जो होते हैं टाइम, ये होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। वहीं वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, स्पीड का जब हम डायरेक्शन उसमें शामिल करते हैं तो उसको हम कहते हैं वेलोसिटी या विस्थापन। वेलोसिटी या वेग, सॉरी वेग, विस्थापन नहीं। डिस्टेंस में जब हम डायरेक्शन जोड़ते हैं तब होता है यह डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। तो इसमें क्या होता है?
स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन जब उसमें शामिल करते हैं तो वह वेग या वेलोसिटी कहलाता है। तो मोमेंटम की बात करें तो इसमें डायरेक्शन होती है, क्योंकि यह किसी निश्चित दिशा में वो होता है, मूव करता है वस्तु। मोमेंटम और वेलोसिटी अभी देखा हमने, एंगुलर वेलोसिटी में भी डायरेक्शन शामिल होता है, मोमेंटम में भी डायरेक्शन शामिल होता है। मास या द्रव्यमान में डायरेक्शन नहीं है, वहां सिर्फ क्या है, वहां सिर्फ हमें देखने को मिलता है मैग्नीट्यूड, वो देखा अभी हमने यहां पर। ये दिख नहीं रहा होगा आपको, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, इसको हम मैग्नीट्यूड को कहें। अब आप देख सकते हैं मास, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये क्या है, हमारे मैग्नीट्यूड है। इसमें से 10वें सवाल का हम आंसर देखें तो 10वें सवाल का आंसर होगा हमारा द्रव्यमान या मास। 11th क्वेश्चन की बात करें, 11th क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन इज ए स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि निम्न में से कौन सी है। अदिश राशि, अदिश राशि है हमारा, ऑप्शन देखें, एनर्जी, फोर्स, टॉर्क या बलाघूर्ण, बल आघूर्ण, मोमेंटम, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें टॉर्क या बल है वह एक निश्चित दिशा में लगती है, और मोमेंटम भी एक निश्चित दिशा में होता है। बल भी मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं, या वेग में परिवर्तन को एक्सेलरेशन कहते हैं, तो उसमें डायरेक्शन है। एनर्जी में कोई डायरेक्शन नहीं होता, वह उसमें से केवल मैग्नीट्यूड होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। 12th सवाल आते हैं हम 12वें सवाल पे। न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है, न्यूटन के गति के नियम को न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, उसकी पुस्तक थी प्रिंसिपिया, उसमें जो है उन्होंने गति के नियम को प्रतिपादित किया, बताया। तो उनके गति के 3 नियम हैं, जिनको एक एक करके नाम दे दिया गया है। न्यूटन की गति का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन, इसी प्रकार दूसरा नियम और तीसरा नियम, तो तीनों से अलग अलग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। पहले नियम की बात करें, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसके अनुसार न्यूटन कहता है कि कोई भी वस्तु यदि अपने विराम स्थिति में है तो वह विराम अवस्था को बनाए रखना चाहेगा, या फिर कोई वस्तु गतिमान है या गति में है तो वह उस स्थिति को बनाए रखना चाहेगा, जिस कारण जो है जड़ता, इसको क्या कहते हैं, जड़ता या इनर्सिया कहते हैं। जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल ना लगाया जाए तब तक वह वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है, इसी को हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन। इसके अनुसार जब तक कोई बाहरी बल ना लगाया जाए तो वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखता है, इसी कारण इसको एक अन्य नामों से जानते हैं। न्यूटन के पहले गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, ऑप्शन ए ग्रेविटेशन, ऑप्शन बी लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन सी रूल ऑफ मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन, संवेग संरक्षण का नियम, या नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन बी होगा हमारा सही। तो जड़ता का नियम क्या है, जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी में या बस में बैठा हुआ है और बस अचानक से स्टार्ट होती है तो हम जो है जड़ अवस्था में इस तरह स्थिर स्थिति में रहती है, बस आगे को जाती है तो हम पीछे की ओर धक्का हमें या झटका महसूस होता है। उसी प्रकार यदि बस चल रही है और अचानक से ब्रेक लगता है तो हम आगे की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। तो यह क्या है, जड़ता का या लॉ ऑफ इनर्शिया कारण ऐसा होता है। कोई भी वस्तु अपने स्टेट को बनाए रखना चाहती है, जैसे धूल भरे कंबल को हम इस प्रकार झाड़ते हैं तो उससे धूल कण निकल जाता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि धूल कण जड़ता की स्थिति को बनाए रखना चाहती है, और जब हम कालीन को या कंबल को झाड़ते हैं तो कंबल गतिमान हो जाती है, जिस कारण धूल अलग हो जाता है। तो यही नियम वहां भी लगता है। अगला सवाल हमारा 13th क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन का जो है किस सिद्धांत पर क्या कार्य करता है। ऑप्शन ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी डायलिसिस अपोहन, ऑप्शन सी रिवर्स ऑस्मोसिस, या ऑप्शन डी डिफ्यूजन। यह जो है
सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्रीय बल के कारण इस प्रकार होता है, कपड़ा धुलता है, कपड़े से मैल अलग हो जाता है। वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा धुलता है तो उसमें एक घूर्णन के लिए एक पंखा लगा होता है जो कपड़े को घुमाता है, उससे क्या होता है, कपड़ा गतिमान हो जाता है और मैल जो है वह जड़ता की स्थिति बनाए रखता है, जिसके कारण वह केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वह बाहर हो जाती है धूल या मैल और कपड़ा साफ हो जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। कोई भी वस्तु यदि सर्कुलर पाथ पर या वृत्तीय कक्ष में गति करती है, कोई ऑब्जेक्ट है या सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलर पाथ पर मूव करती है, इसके हर एक मूवमेंट पे त्वरण या एक्सलरेशन देखने को मिलता है, वेग पर परिवर्तन होता है। इसको बनाए रखने के लिए यह ऑब्जेक्ट केंद्र की ओर एक बल लगाती है, केंद्र की ओर बल लगाती है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। केंद्र की ओर जो बल लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स, और केंद्र के बाहर जो बल लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, और जो केंद्र की ओर लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स, या इसको क्या कहते हैं हम, अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय अर्थात केंद्र की ओर, अभिकेंद्रीय बल। तो जब हम किसी पत्थर को रस्सी से बांधकर, पत्थर को रस्सी से बांधकर इस प्रकार घुमाते हैं तो वह एक सर्कुलर पाथ को गेन करता है या सर्कुलर मोशन उसमें होता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण है केंद्र की ओर जो हम रस्सी को जो पकड़े हुए हैं तो उसमें एक तनाव बल होता है रस्सी में, तो वह बल जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह केंद्र की ओर लगती है, जिसके कारण वह सर्कुलर पाथ को बनाए रखती है। यदि यह तनाव बल अंदर की ओर काम ना करे तो रस्सी जो है सर्कुलर पाथ को छोड़कर उसके स्पर्श रेखा में या टेंजेंट की दिशा में चली जाती है। स्पर्श रेखा में यदि यहां से मान लेते हैं यह रस्सी है, यहां से टूट गई तो यह इस दिशा में चली जाएगी। उसी प्रकार न्यूटन के तीसरे नियम के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक क्रिया के विपरीत दिशा में बराबर प्रतिक्रिया या बल कार्य करती है। तो यह जो अंदर की ओर अभिकेंद्रीय बल लग रही है तो वह अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की दिशा में लगता है। तो जो हम वॉशिंग मशीन का सिद्धांत कह रहे हैं, या फिर दूध से जो हम क्रीम निकालते हैं उसमें भी यही बल काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ एक सवाल में हमने 2-3 सवाल या सारा सिद्धांत देख लिया अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल का, जो सवाल आप एग्जाम में आसानी से बना सकते हैं। आगे हम देखें फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ, फोर्स की परिभाषा की बात करिए। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है बल मास इंटू डिस्प्लेसमेंट, द्रव्यमान में जो विस्थापन होता है उसको फोर्स कहते हैं। मास इंटू एक्सलरेशन, इकाई समय में जो द्रव्यमान में विस्थापन होता है उसको हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बल की परिभाषा मास इंटू एक्सलरेशन। यह सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से निकलता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से यह सिद्धांत निकलता है। इसका यूनिट क्या होगा, मास केजी, और एक्सलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यह जो है इसका ऐसा यूनिट है, इसको हम न्यूटन में डिनोट करते हैं, इसी को हम कहते हैं न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन, ये था डेफिनेशन। तो ऑप्शन से देखें इसका सही आंसर क्या होगा, मास एंड वेलोसिटी, मास एंड एक्सलरेशन, वेट एंड वेलोसिटी एंड वेट एंड एक्सलरेशन। तो वेट की बात यहां नहीं होती है, यहां मास और एक्सलरेशन के गुणनफल को हम बल कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। अगला या 15th क्वेश्चन देखें। 15th क्वेश्चन है हमारा, देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ एनी स्टेशनरी और मूविंग ऑब्जेक्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिवेटेड ऑन इट।
दिस इज, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। यह कौन सा सिद्धांत या कौन सा नियम, गति का कौन सा नियम बताता है हमको? इस सवाल का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं अब। तो आज का यह एटम बम सीरीज यहीं तक था, फिर हम अगले सेशन में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, ऑल द बेस्ट।